जय हिंद। मिशन रेलवे में आप सभी का स्वागत है। तो इस मिशन रेलवे की सीरीज में हम एक छोटा सा और प्रयास कर रहे हैं कि आज की इस जो वीडियो लेक्चर हम इस पे बना रहे हैं उसमें जितने भी आपका एएलपी सीबीटी 1 का जो सवाल है और सीबीटी 2 का जो सवाल है उन सारे सवालों को हम एक एक करके बिल्कुल बेहतरीन तरीके से डिस्कशन इसमें करेंगे। तो आइए साइंस की सीरीज में हम इसको शुरू करते हैं और जितने भी एलपी सीबीटी 1 और 2 का जो सवाल है वो पूरे के पूरे हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आप बड़ा शिद्दत से और बहुत ही आराम से देखिएगा क्योंकि इसी से सवाल आपके एग्ज़ाम में आएंगे। एलपी सीबीटी 1, हाँ, 9/8/2018 का ये पहला आपका शिफ्ट है। जो पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है वो एलपी सीबीटी 1 है, आप देख लीजिए खुद इसको। और ये जो एग्ज़ाम हुआ है ये 9/8, ठीक है, 2018 को हुआ है। तो आइए इसके सवाल को सिलसिला को शुरू करते हैं और इसमें सबसे पहला सवाल हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन सा है। जो सर्च लाइट होती है उसमें परावर्तक सतह के रूप में किसका उपयोग करते हैं हम लोग, कौन सा दर्पण का, तो अवतल दर्पण का। तो सर्च लाइट के रूप में अवतल दर्पण का। सर्च लाइट के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। वही कहेगा आपको कि जो रियर व्यू होता है, जो पीछे की चीज़ों को देखने के लिए हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का, ठीक है। आगे दूसरा नंबर सवाल देखिए। कह रहे कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। आप एक चीज़ जानते हैं, जो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2 होता है। तो कह रहे हैं कि अगर पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाएंगे, अगर पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगा, तो आपका क्लोरीन गैस निकलेगा। अगर पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो क्लोरीन गैस निकलती है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का होता है। गाड़ियों के जो पश्चिम मिरर के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। और जो पानी को ब्लीचिंग पाउडर से मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो क्लोरीन गैस निकलती है, ठीक है। अगला देखिए। कह रहा है इसमें कि किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन किया जाता है। जो उच्च प्रतिक्रिया वाली धातु होता है जैसे सोडियम, ये उच्च प्रतिक्रिया वाली धातु है। इसके निष्कासन के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। तो किस प्रक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन किया जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन किया जाता है, तो इसको हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, ठीक है। कहता है अगला सवाल देखिए। उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम और पोटेशियम। उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम और पोटेशियम। कहता कौन एक सेप्रोट्रॉफ है, तो कुकुरमुत्ता। कौन एक सेप्रोट्रॉफ है, कुकुरमुत्ता। कौन एक सेप्रोट्रॉफ है, कुकुरमुत्ता। उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो इसका नाम है सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। आगे देखिए। कर इसमें कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आप जानते हैं कि P बराबर m गुने v होता है। m हम लोग मास बोलते हैं और v हम लोग वेलोसिटी यानी वेग बोलते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है इसमें NH4 के होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो देखिए NH4 के होल ट्वाइस SO4, तो इसमें कितने परमाणु हैं, तो सबसे पहले ऐसे देखिए ऑक्सीजन के 4 परमाणु, ठीक है। उसके बाद सल्फर के 1 परमाणु, तो टोटल 5 हो गया। अच्छा एन का इसमें 1 है लेकिन हाइड्रोजन का 4 है, तो 4 अब 1 5 और बाहर 2 से गुना कर रहा है यानी टोटल 10 हो गया। तो 10 और 5 15, यानी NH4 के होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होंगे, तो टोटल 15 होंगे। इसका राइट आंसर 15 है। ऑक्टेट वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में कौन सा अंतिम तत्व है, तो थोरियम।
कौन सा अंतिम तत्व है? थोरियम। अच्छा, ऑक्टेट रूल के समय जब मतलब ऑक्टेट रूल जो है उसको कहाँ तक लागू किया जाता है? तो इसको लागू किया जाता है सोडियम तक। और इसका अंतिम तत्व कौन सा है? तो इसका अंतिम तत्व थोरियम है। अच्छा, ये जो नियम लागू होता है न्यूलैंड्स का, वो हल्के तत्व पर लागू होता है। ठीक है, हल्के तत्व पर लागू होता है। ये सब सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, एक और सवाल है, कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो हम लोग देख लिए कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। जो न्यूलैंड्स के वर्गीकरण था ऑक्टेव्स रूल, उसमें अंतिम तत्व कौन सा? तो थोरियम था। NH4 हॉल्ट वाइज, ठीक है, SO4 में अणु में कितने परमाणु? 15। संवेग को मास और वेग यानी कि मास और वेग के गुणनफल के रूप में हम लोग लिखते हैं। सेफ्रोट्रॉफ कौन है? कुकुरमुत्ता है। आसानी से चाकू से काटा जा सकता है सोडियम और पोटेशियम को। किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। कहता है पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का होता है। आइए अब हम लोग जो ये अगला है, ये LP टेक्नीशियन CVT 1 का है। ठीक है, और इसमें ये 9/8/2018 का शिफ्ट 2 है। अब इसमें देखते हैं, कहता है कि यदि आप एक दर्पण को देखते हैं और पाते हैं कि छवि, कहता है, आपसे छोटा बनता है, तो ये किस प्रकार का दर्पण है? आप जानते हैं कि अगर दर्पण में आपकी जो छवि है वो छोटा बन रहा है, इसका मतलब दर्पण उत्तल होगा। यदि आप देख रहे हैं और उसमें अगर आपकी जो छवि है वो छोटा बन रही है, इसका मतलब वो उत्तल दर्पण है। वहीं अवतल दर्पण में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनता, वास्तविक, आभासी, उल्टा बनता। ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। आप एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि उत्तल दर्पण जो होता है उसमें आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता। कह रहे कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या है? आप देखते होंगे कि कुछ देरी के बाद अगर खाद्य पदार्थों को छोड़ देते हैं तो उसमें से दुर्गंध आने लगता है। इसका कारण क्या है कि इसमें जो वसा और तेल है इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है। तो खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीकरण। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीकरण। अगर ऑक्सीकरण होगा तो जो इसमें ये वसा और तेल है इसका ऑक्सीकरण होगा। तो पहला सवाल देखें कि आप अगर एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है, इसका मतलब वो दर्पण उत्तल है। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण है वसा और तेल का ऑक्सीकरण, वसा और तेल का ऑक्सीकरण। ठीक है, कह रहा है कि तीसरा नंबर देखिए पॉइंट में, थाइरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा आवश्यक है? तो थाइरोक्सिन जो होता है वो आयोडीन उसके लिए आवश्यक है, और यही आयोडीन है जिसके कारण क्या होता है, हमारे आयोडीन के कारण ही घेंगा या गलगंड रोग होता है। ठीक है, तो थाइरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आयोडीन का होना आवश्यक है। कह रहे कि किसके कारण जड़ और तने के घेरे में वृद्धि होती है? तो इसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्मेटिज्म, यानी कि पार्श्व विभोजूतक। जड़ और तना के घेरे मतलब चौबगल ऐसे रहता है इसका घेरे। तो अगर घेरे की बात कहेगा कि जड़ और तना के घेरे में वृद्धि होती है तो ये किसके कारण होता है? पार्श्व विभोजूतक के कारण होता है, पार्श्व विभोजूतक के कारण होता है। कौन सा गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होता? आप जानते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है
ये बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे रोड पर गाड़ियाँ चलती है उससे ये निकलती है। तो थायरॉक्सिन का संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व होना आवश्यक है? आयोडीन का। अगर जड़ और तने के घेरे में वृद्धि हो रही है, घेरे में, इसका मतलब वहाँ पर लिटरल मेरिस्मेटिज में पार्श्व विभज्योतक है। बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं हो सकता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि क्लोरीन क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण के लिए किया जाता है। वहीं ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्लोरीन गैस का उपयोग जो हम लोग करते हैं वो किसके निर्माण के लिए करते हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण के लिए करते हैं। क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण के लिए करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर के लिए करते हैं। देखिए, आपका एक और सवाल है, कह रहा है इसमें कि जो क्रिप्टन की परमाणु संख्या है 36 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद कर लेना है। कितना है? 2 8 18 8, 2 8 18 8, 2 8 18 8, 2 8 18 8, ये क्रिप्टन का परमाणु संख्या। क्लोरीन गैस का उपयोग किसके लिए करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर के लिए करते हैं। कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होता है? CO उत्पन्न नहीं होता है। जड़ और तने के घेरे में वृद्धि होता है, पार्श्व विभज्योतक। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? आयोडीन। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या है? कि वसा और तेलों का ऑक्सीकरण हो जाता है। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका छोटा प्रतिबिंब बना रहा है, इसका मतलब उत्तल दर्पण है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या है? तो ओम है। ऑप्टिक्स न्यूलैंड्स लॉ में कौन सा अंतिम तत्व था? थोरियम। कहाँ तक वैलिड था ये नियम? कहाँ तक वैलिड था? सोडियम था। ये हल्के तत्व पर लागू ये नियम होता है। NH4 के होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु? तो 15 परमाणु। संवेग को किसके गुणनफल? तो द्रव्यमान और वेग। सेप्रोट्रॉप कौन है? कुकुरमुत्ता। चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो अगर पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाएंगे तो क्लोरीन गैस निकलती है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कौन होता है? अवतल दर्पण होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं और इसमें जो अगला है वो LPCVT1 का है। इसमें जो 9-8 की एग्ज़ाम हुआ उसका ये कौन सा है? तो थर्ड है। देखिए, थर्ड शिफ्ट इसमें कह रहा है कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? रसवेदी अभिग्राहक बोलते हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या बोलते हैं? तो रसवेदी अभिग्राहक बोलते हैं। कहते हैं जो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण जो कैपिटल G होता है, कांस्टेंट, इसकी मूल्य खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी खोज जो किया गया था वो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण जो कांस्टेंट है कैपिटल G के मूल्य की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। कह रहे हैं कि प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है? तो गैल्वेनाइजेशन द्वारा। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि लोहे के ऊपर हम लोग जस्ता की एक परत को चढ़ा देते हैं और इसी को हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अगर कोई हथौड़ा को आप ऊपर उठाते हैं तो उसमें कौन सा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। अगर किसी हथौड़ा को आप ऊपर की ओर उठाते हैं इसका मतलब उसमें हाइट आ जाता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा हो गया। कहते जब हम आवधिक तालिका मतलब पीरियोडिक टेबल में समूहों में नीचे की ओर जाते हैं तो सेलों की संख्या बढ़ जाती है। अगर नीचे की ओर जाते हैं तो सेलों की संख्या बढ़ जाती है। अगर आप नीचे की ओर जाते हैं पीरियोडिक टेबल में नीचे की ओर जाते हैं तो सेलों की संख्या बढ़ जाती है। कह रहा है कि दांतों का सड़न शुरू हो जाता है तब मुंह का pH मान कितना से कम हो जाता है? तो 5.5 से कम हो जाता है। मुंह का pH मान अगर 5.5 से कम हो जाता है इसका मतलब दांतों का सड़न शुरू हो जाता है। मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाता है इसका मतलब
धातु का सड़न शुरू हो जाता है, धातु का सड़न शुरू हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन पैमाने पर कितना होगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो डिग्री सेल्सियस बराबर होता है वो के माइनस 273 होता है। अगर के बराबर निकालना चाहे तो सी प्लस 273, 78 जोड़ दो, 8 3 11 और 34 और 1 35 यानी 351 केल्विन। तो एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन पैमाने पर उसका तापमान क्या होगा, 351 केल्विन होगा। कह रहा है अगला कि जब हम बाएं हाथ में अपने पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब सीधे शीशे में देखता है तो पेन दाएं हाथ में दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है लेटरल इन्वर्जन। कहता है कि जब आप समतल दर्पण को पढ़िएगा तो उसमें आपको बताएगा कि इसमें लेटरल इन्वर्जन होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप बाएं हाथ के पेन को पकड़कर उठाते हैं तो आपको जब शीशा में देखिएगा तो ऐसा उसमें लगेगा कि नहीं, हाँ दाएं हाथ को हम उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं हम लेटरल इन्वर्जन। अब हम लोग देख लेते हैं LPCVT 1 का जो एग्ज़ाम हुआ 10/8/2018 को, शिफ्ट फर्स्ट का देख लेते हैं सवाल। कह रहे हैं कि देखिए जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस ओर मुड़ती है। तो देखिए जब सरल से विरल में जाएगी, ठीक ये है, और ये अगर सरल से विरल में जाएगी तो मतलब यह विलंब आपका, और अगर ये सरल है और सरल से विरल में जाएगी यानी कि सघन है, सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी, तो अविलंब से दूर हट जाएगी और जैसे ही विरल में जाएगा उसका गति बढ़ जाएगा। तो जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है या अविलंब से दूर हट जाती है और इसका जो गति होगा वो भी बढ़ जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है और इसका गति बढ़ जाती है। ठीक है, कह रहा है कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो हम जानते हैं कि ओजोन O3 होता है, 3 परमाणु होता है। कहते हैं जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, गतिज ऊर्जा में। कहता है कि जब एक संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो जैसे ही छोड़ा जाता है वो गति में आ जाता है और उसके अंदर जो ये स्थितिज ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाता है। तो जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में आ जाती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में आ जाती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में आ जाती है। अगला कह रहा है कि जो प्लाज्मोडियम होता है उसमें बहुविखंडन द्वारा प्रजनन होता है। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन द्वारा होता है। कह रहा है कि खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो नाइट्रोजन का। कह रहा है कि अगर खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण को रोकना है तो उसके लिए आप किस गैस का उपयोग कीजिए, नाइट्रोजन का। खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए आप किसका उपयोग कीजिए, तो आप उपयोग कीजिए नाइट्रोजन का। कह रहा है कि साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से रूप में नहीं हो सकता है। तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में नहीं हो सकता। साइकिल की सवारी करते समय जो निकलने वाली ऊर्जा होती है वो किस रूप में नहीं हो सकता है, तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में नहीं हो सकता। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। तो परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है, इसका जो आंसर है ये कसकूटा जो है परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। कसक्यूटा
परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? कस्कुटा। ठीक है। कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो अंडक, जिसको बोलते हैं कार्पल। अंडक जो होता है ये फूल के केंद्र में मौजूद होता है। कौन फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो अंडक। अंडक जो होता है फूल के केंद्र में मौजूद होता है। अंडक फूल के केंद्र में मौजूद होता है। कहता है कि अगला सवाल देखिए, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे अस्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है, क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। कहते हैं कि व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे अस्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है, क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। प्रोपेन का फॉर्मूला आप जानते हैं, प्रोपेन यानी कि CnH2n+2 तो C3H8। कहते हैं व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे अस्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्ति करता है, वो क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। कह रहे कि हीलियम को छोड़कर, आप जानते हैं कि हीलियम आवर्त 1 में है और वर्ग 18 में है। आवर्त 1 और वर्ग 18 में। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस के बाइथम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। बिल्कुल सही है। हीलियम का बाइथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हीलियम के अलावा जितनी भी नोबेल गैस है आपका, जैसे क्लोरीन 17 हो गया, फ्लोरीन क्लोरीन नहीं, ये होता है आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब है। ये सभी के बाइथम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी के बाइथम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। कहते हैं कि फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन की दरों में कलियां पैदा होती है? ये इम्पोर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है? तो ब्रायोफाइलम। कहता है फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होता है? तो इसका सही आंसर है ब्रायोफाइलम। पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होता, पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होता है। तो ये आपका है, इसका सही आंसर ब्रायोफाइलम है। रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने तत्वों को बनाए गए यौगिकों का आधार ध्यान दिया। देखिए कह रहा है कि रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों का ध्यान दिया? तो उसने फोकस किया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर। मेंडलीव जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर फोकस किए थे। कहता है आप देखिए LPCVT1 ये सेकेंड शिफ्ट है 10-8 का। कह रहा है कि गति का पहला समीकरण जिसमें हम लोग लिखते हैं V बराबर U प्लस AT। गति का पहला समीकरण क्या लिखते हैं हम लोग? V बराबर U प्लस AT। कहते हैं इसमें किसकी जानकारी मिलता है? तो इसको देखिए, ये दोनों को देखिए, यानी कि वेग और समय का जानकारी मिलता है। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है अपने जीन का आधा हिस्सा। कहते हैं यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान कितना होता है? तो अपने जीन का आधा हिस्सा। माता पिता का योगदान कितना होता है? अपने जीन का आधा हिस्सा। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान कितना होता है? अपने जीन का आधा हिस्सा। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान कितना होता है? अपने जीन का आधा हिस्सा। कह रहे कि कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो हाइड्रा। एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है कि पुनर्जनन और मुकुलन दोनों द्वारा कौन प्रजनन करता है? कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन दोनों द्वारा? तो हाइड्रा।
पुनर्जनन और मुकुलन, पुनर्जनन और मुकुलन। तो हाइड्रा जो है वो दोनों द्वारा जनन करता है, पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा करता है। कह रहे कि गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? तो गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? उसको पोल या ध्रुव कहते हैं। जैसे ये अवतल दर्पण है तो गोलाकार दर्पण ये इसको बना सकते हैं गोलाकार, ये केंद्र है, ठीक है। तो कह रहा है कि गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंबित गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंबित केंद्र को पोल या ध्रुव कहते हैं, पोल या ध्रुव कहते हैं, ठीक है, पोल या ध्रुव कहते हैं। कह रहा है कि गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? तो पोल या ध्रुव कहते हैं। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? कई बार सवाल पूछा गया कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? तो वृषण है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन है? तो वृषण है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? तो वृषण है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? तो वृषण है। कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। कह रहा है अगला सवाल, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा है जिसमें विचारों का संग्रह किया जाता है? तो अग्र मस्तिष्क होता है। जिसमें विचारों का संग्रह किया जाता है वो अग्र मस्तिष्क होता है। जिसमें विचारों का संग्रह किया जाता है वो अग्र मस्तिष्क होता है। जब मैग्नीशियम, कह रहा है कि जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। जब मैग्नीशियम की रिबन को हवा में जलाया जाता है, जैसे मैग्नीशियम हो गया, हवा में जलाते हैं तो ये बना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो जब मैग्नीशियम की रिबन को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। कहते हैं कि न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में से कौन सा आविष्कार किए थे? तो गणना का आविष्कार किए थे। न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में किसका आविष्कार किए थे? तो गणना का आविष्कार किए थे। एक मिश्र धातु का उदाहरण दीजिए, एक मिश्र धातु का उदाहरण दीजिए। तो ठोस विलयन, यानी ठोस में ठोस, मिश्र धातु का ठोस में ठोस, जैसे हम लोग कुछ बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें, कहता है एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? ठोस विलयन का। कहता है कि न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में किसका आविष्कार किया गया था? तो गणना का। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। कहते हैं निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? अग्र मस्तिष्क। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। पुरुष की प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? तो वृषण है। गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? तो पोल या ध्रुव कहते हैं। कहता है जिसमें पुनर्जनन और मुकुलन, पुनर्जनन और मुकुलन, पुनर्जनन और मुकुलन तो हाइड्रा में होता है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जीन का आधा हिस्सा होता है, अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। गति का पहला समीकरण किसके संबंध? तो v = u + at, जिसमें टाइम और वेग होता है। कहते रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने निम्न में से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है? तो ब्रायोफाइलम। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन दरों में कलियां पैदा होती है? ब्रायोफाइलम। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस के बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोपेन C3H8 होता है। कहते व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति की अवस्था से गतिमान रहने की प्रवृत्ति करता है उसका जड़त्व कहलाता है। कौन सा फूल केंद्र में स्थित होता है?
अच्छा, फूल का कौन सा हिस्सा केंद्र में स्थित होता है? तो अंडक होता है। कसकुटा आप जानते हैं कि ये परजीवी पोषण के रूप में प्राप्त करता है। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक क्या कहलाते हैं? रसवेदी अभिग्राहक कहलाते हैं। कहता है जो आपका सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट कैपिटल जी के मूल्य मूल्य की खोज किसके द्वारा किया गया? सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। लोहे के ऊपर जस्ता की परत हम लोग चढ़ाते हैं गैल्वेनाइजेशन में, उसको कहते हैं उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होता है। जब पीरियोडिक टेबल में समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? सेलों की संख्या बढ़ जाती है, धातु के सड़न शुरू हो जाती है। जब मोह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। अगर अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में 351 केल्विन। जब हम बाएं हाथ में पेन को पकड़े और उसको हम प्रतिबिंब में देखते हैं तो दायां दिखाई देता है, ये लेटरल इन्वर्जन कहलाता है। जब प्रकाश की किरण ए के सघन से विकिरण में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हटती है और उसकी गति बढ़ जाती है। ओजोन में एक अणु में कितने परमाणु? 3 परमाणु। जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में हो जाती है। बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन द्वारा होता है प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन द्वारा होता है प्लाज्मोडियम में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन का। कहते हैं कि खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण को रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाला ऊर्जा निम्न में से किस रूप में नहीं होती है? तो रासायनिक ऊर्जा में नहीं होती है। कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? तो कसकूटा सर्च लाइट के रूप में अवतल दर्पण। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से एक चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम सेप्रोट्रॉफ कुर्मुत्ता। संवेग को द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। NH4 का ऑल्टोआइसोफोर में अणु में कितने परमाणु? तो 15। ऑप्टिक्स न्यूलैंड्स लॉ में कौन सा अंतिम तत्व थोरियम प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है? यदि आप एक दर्पण में देखते हैं तो पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो उत्तल दर्पण होगा। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण है कि वसा तेलों का ऑक्सीकरण होता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? आयोडीन के कारण जड़ और तने के घेरे में वृद्धि होती है। पार्श्वव्यूहों कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो 2 8 18 8 होता है।